हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज हमारी फिजिक्स की क्लास 7। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास हमारी एमसीक्यू के माध्यम से रहेगी। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है दोस्तों, इसलिए बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कांच को क्या कहा जाता है? तो कांच को दूसरा नाम क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन है सुपर कोल्ड लिक्विड, या सुपर लिक्विड, आदर्श लिक्विड, या डिस्टिल्ड लिक्विड। तो दोस्तों, आप इन एमसीक्यू के माध्यम से अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आपकी प्रिपरेशन क्या है, और उसके बाद हम लगातार सिलेबस के अकॉर्डिंग भी क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर कांच को दूसरा नाम क्या कहा जा सकता है? तो दोस्तों, क्या होता है कि ये जो ग्लास होता है यानी कि कांच होता है, ये कभी-कभी सुपर कूल्ड तरल कहा जाता है, क्योंकि यह एक क्रिस्टली संरचना नहीं बनाता है, बल्कि ये क्या करता है, एक ठोस बनाता है। क्या बनाता है? सॉलिड फॉर्म में ये रहता है और सामग्री में अणुओं की गति जारी रखने की अनुमति देता है। ठीक है? जिस सामग्री में इसको यूज़ करेंगे उसमें क्या करेगा, ये अणुओं की गति को जारी रखने की अनुमति देता है। तो इसलिए जो है इसको सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्लास जो है दोस्तों, सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट था। तो इसका आंसर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहेगी और एक गतिमान वस्तु तब तक गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। तो अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता है, तो वो तब तक जो है या तो स्थिर बनी रहेगी और या वह जो है गतिमान बनी रहेगी। तो ये न्यूटन का कौन सा नियम है दोस्तों? तो बात करें यहाँ पर दोस्तों, ये रिप्रेजेंट करता है जड़त्व का नियम, यानी कि इसको हम न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि दोस्तों, न्यूटन के गति के प्रथम नियम में कहा गया है कि कोई पिंड जब तक विराम में है तो विराम में बनी रहेगी, और जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक है? और जब उसके वेग में परिवर्तन किया जाए, इनकी उस पिंड को गतिमान किया जाता है, तो वो गति की अवस्था में ही बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल उस पर कार्य नहीं करता। तो ऐसे नियम को बोलते हैं दोस्तों जड़त्व का नियम। ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है? लॉ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाए और वायु का कोई प्रतिरोध ना हो तो क्या होगा? तो दोस्तों, जब हम किसी वस्तु को किसी हाइट से नीचे की ओर फेंकते हैं, अधिक ऊंचाई से नीचे की ओर फेंकते हैं, तो वस्तु में क्या होता है दोस्तों कि वो वस्तु जो है क्या करती है, वो एक समान गति और त्वरण से गिरेगी। बिल्कुल गलत है। क्या होगा दोस्तों, अगर हम वस्तु को ऊंचाई से गिराएंगे तो वस्तु की गति और त्वरण क्या हो जाता है, दोनों भी नहीं बढ़ता, लेकिन इसकी गति बढ़ जाती है। क्या होता है दोस्तों, केवल इसकी गति बढ़ जाती है, यानी कि वस्तु जो है अधिक ऊंचाई के गिराने पर उसकी गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं कि केवल त्वरण बढ़ता है, नहीं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं दोस्तों। तो त्वरण में चेंज नहीं होता, गति और त्वरण दोनों बढ़ जाएगा ये भी नहीं है, इसकी केवल क्या हो जाएगी, गति बढ़ जाएगी, यानी कि वो नीचे की ओर बहुत तेज़ी से आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट जो है सीधे ज़मीन पर ही गिरती है। बट अगर बीच में कोई किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस ना हो, ठीक है, तो कोई वस्तु अगर ऊंचाई से गिराई जाए तो वस्तु का कोई प्रतिरोध ना हो, वायु में कोई प्रतिरोध ना हो, तो वस्तु क्या होगी, सीधे ज़मीन पर ही गिरेगी और उसकी जो गिरने के लिए गति जो है वो बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फोर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टीम लोकोमोटर मोटिव का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, स्टीम लोकोमोटिव जो होता है यानी कि लोकोमोटिव का जो आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है साइमन स्टीवन, या जॉर्ज स्टीफेंसन, गैरी स्टार्कवेदर, या पर्सी स्पेंसर। तो दोस्तों, जो स्टीम लोकोमोटिव का आविष्कार किया गया था, जॉर्ज स्टीफेंसन ने इसका आविष्कार किया था। और जॉर्ज स्टीफेंसन ने सार्वजनिक रेल लाइन
या पर यात्रियों को ले जाने के लिए पहला भाप लोकोमोटिव बनाया था इन्होंने। और जो 1825 में कहाँ बनाया गया था? स्टॉकटन और डार्लिंगटन रेलवे के बीच बनाया गया था दोस्तों। डार्लिंगटन जो रेलवे स्टेशन है, स्टॉकटन और डार्लिंगटन जो रेलवे स्टेशन है, उसमें जो है उसके बीच ये जो दोस्तों बनाया गया था। और स्टीम लोकोमोटिव का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। इस आधार पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की श्रृंखला है दोस्तों, इसलिए बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर रहेंगे, थ्योरेटिकल प्रश्न इसमें ज़्यादा हैं दोस्तों, और डेरिवेटिव थोड़ा कम रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्लास को पूरा नोट कीजिएगा और मेन मेन पॉइंट्स को आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई पिंड किसी सतह पर फिसलता है तो उनके बीच गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अगर हम बात करें, अगर कोई पिंड किसी सतह पर, किसी तल पर, यानी कि कोई पिंड है, अगर वो लुढ़कता है इस पिंड पर, तो इसमें एक फोर्स कार्य करता है दोस्तों, ठीक है। अगर ये फिसलता है, सतह पर फिसलता है, तो उसके बीच गति का विरोध करने वाला जो बल होता है, जो जस्ट इसके अपोजिट बल लगता है, उस बल को दोस्तों हम कहते हैं घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। लॉ, और इसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो घर्षण बल इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो अभिकेंद्र बल होता है दोस्तों, अभिकेंद्र और अपकेंद्र बल, ये लगता है आपके मोड़ों पर, ठीक है। जब कोई गाड़ी मोड़ों पर चलती है, तो मोड़ों पर कोई चीज़ लुढ़कती है, तो उसमें कभी अपकेंद्र बल, कभी अभिकेंद्र बल कार्य करता है। और साथ ही दोस्तों जड़त्व क्या है? जड़त्व अभी हमने चर्चा की थी। तो इस आधार पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमारा घर्षण बल से आंसर हो जाएगा कि यदि कोई पिंड किसी सतह पर फिसलता है तो उनके बीच गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्ट्रीम लाइन प्रवाह में द्रव में प्रत्येक बिंदु पर क्या समान रहता है? तो दोस्तों अगर स्ट्रीम लाइन यानी कि धारा रेखीय प्रवाह में, स्ट्रीम लाइन का मतलब होता है धारा रेखीय प्रवाह। तो दोस्तों जब धारा रेखीय प्रवाह में द्रव में प्रत्येक बिंदु पर क्या समान रहता है? बल, दबाव, वेग या गति, यानी कि फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी और मोशन। तो इनमें से क्या इक्वल रहेगा दोस्तों? तो अगर आप देखें कि स्ट्रीमलाइन प्रवाह में अगर कोई ऑब्जेक्ट धारा रेखीय प्रवाह में गति कर रही है, तो द्रव में प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? उसका वेग समान रहता है। तो क्या इक्वल रहेगा? वेग समान रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा? वेग उसका समान रहेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। धारा रेखीय प्रवाह में द्रव में प्रत्येक बिंदु पर उसका वेग जो है समान रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से 2 की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी का मान जहां आर पृथ्वी की त्रिज्या है, तो कितना होगा? तो दोस्तों आपने जब पढ़ा होगा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्व के कारण त्वरण, तो गुरुत्व के कारण जो त्वरण का फॉर्मूला होता है वो जी इज इक्वल टू होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर ये गुरुत्व के कारण त्वरण होता है। अगर यहाँ पे पृथ्वी की सतह से, यानी कि ये अगर पृथ्वी है, तो पृथ्वी की सतह से अगर दूरी 2r है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे कितना हो जाएगा? r हमारे पे पहले से ही है, तो g इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम अपॉन कितना हो जाएगा? r प्लस 2r, यानी कि कितना हो जाएगा? 3r का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 3r का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम इसकी वैल्यू को समझें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका जो जी डैश आएगा, जो नया वैल्यू आएगा, वो इतने के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास जी की वैल्यू तो ये होती है। बट अब जी डैश जो हम न्यू चेंज के साथ निकालेंगे, क्योंकि डिस्टेंस जो है आपके आर के स्थान पर 2r और हो गई, यानी कि 3r टोटल इसकी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इसको सॉल्व करें, तो दोस्तों हमारे पास जो जी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? जी एम अपॉन यहाँ पर देखें तो 3r का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9r स्क्वायर, ठीक है। तो 9r स्क्वायर हो जा रहा है, तो इट मीन्स आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो वैल्यू है वो कितने हो जाएगी?
यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये Gm/r² तो आपका इसमें भी आ ही रहा था, ठीक है? तो ये Gm/r² कितना हो गया? तो जो G डैश की वैल्यू आई वो कितना आएगी आपकी? G/9 के इक्वल आ गई। G/9 कैसा है दोस्तों? देखिए Gme/r² ये आपका Gme/r² किसके इक्वल है? ये स्मॉल g के इक्वल है। तो ये स्मॉल g हो गया और अपॉन में कितना बचा आपका 9, तो ये 9 बचा। तो जो नया चेंज आएगा तो उसको किसका आएगा? 9 G/9, ठीक है? तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट इसका राइट आंसर, सॉरी फर्स्ट नहीं, इसका जो आंसर से होगा वो G/9 होगा। यानी कि जो नया G डैश बनेगा वो किसके इक्वल होगा? G/9 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि उसकी दूरी जो है 2r, इसमें सतह से गुरुत्वाकर्षण के कारण जो दूरी है वो आपकी जो है 2r है। और अदरवाइज जो इसकी दूरी है पहले से ये डिस्टेंस तो r आपकी होगी, रेडियस तो पृथ्वी की होती है r, और इसमें 2r और प्लस हो जाएगा, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा दोस्तों? 3r, ठीक है? आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो ये इसका आंसर होगा। तो अगर 2r इसकी दूरी गुरुत्वाकर्षण के यहाँ बदलती है तो नई जो स्मॉल g की वैल्यू होगी वो होगी G/9। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाहन में मीटर को वाहन द्वारा तय की गई दूरी की गणना करता है। जो वाहन में जो मीटर लगे होते हैं जो वाहन की दूरी तय करते हैं उस मीटर को क्या कहते हैं? तो बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों। अगर किसी गाड़ी की स्पीड को चेक करना है तो गाड़ी में आपने देखा होगा मीटर लगे रहते हैं आगे से, और उस मीटर को जो उसकी दूरी की गणना करता है उसको कहा जाता है दोस्तों स्पीडोमीटर, नहीं कहा जाता, ये स्पीड को चेक करता है। बट अगर दूरी की गणना की बात की जाए दोस्तों, दूरी की गणना करता है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर को ऑडोग्राफ भी कहते हैं, और इसकी ये तय दूरी को मापने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? जो डिस्टेंस कवर होती है उसको। अब अगर आपको जो है डिस्टेंस विद टाइम चाहिए तो स्पीडोमीटर बन जाएगा। जैसे साइकिल या कार में जो है आपका ऑडोमीटर यूज़ होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक या दोनों का संयोजन से ये प्राप्त होता है। तो इसको हम दूरी को मापने के लिए, डिस्टेंस देखने के लिए ऑडोमीटर यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब यानी कि प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होती है? तो अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर न्यूटन बिल्कुल गलत आंसर है, और उसके अलावा जो है यहाँ पर वेबर, वेबर भी आपका, देखिए न्यूटन क्या क्यों गलत है? न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है? ये होती है बल का मात्रक। और वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। और पास्कल दोस्तों दाब का मात्रक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन का सही है। और जो हेनरी होता है दोस्तों, ये किसका यूनिट है? हेनरी होता है आपका प्रेरकत्व का मात्रक, यानी कि स्वप्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है? तो ये इसके यूनिट है। बट पास्कल इसका जो है सही यूनिट है, ऐसा यूनिट पास्कल होता है दाब का, ठीक? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि एक लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? तो अगर एक सरल लोलक है और उसके द्वारा 1 सेकंड में, लोलक के द्वारा एक दोलन करने में, यानी कि किसी एक दोलन में, यानी कि पूरा सर्कुलर राउंड या पूरा राउंड करने में जो लिया गया समय होता है, इस तरीके से दोलन करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो एक दोलन में जो लिया गया समय होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है समय अवधि। क्या कहा जाएगा? समय अवधि कहा जाएगा। अगर हम लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में जो लगा समय है उसको समय अवधि कहेंगे इन ऑप्शंस के अनुसार। अदरवाइज किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा पूरे राउंड में जो समय लगता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा?
तो दोस्तों अगर वस्तु का भार 60 किलोग्राम है तो सॉरी हाँ 60 किलोग्राम ही दिया है। तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा दोस्तों? तो चंद्रमा पर भार क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी पर भार का जो है 1/6 होता है, ठीक है? यानी कि आप कहें कि चंद्रमा पृथ्वी पर कोई भार है किसी ऑब्जेक्ट का, चंद्रमा के भार का 6 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 6 गुना। और अगर हम चंद्रमा पर भार की निकालें तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा दोस्तों? किसी वस्तु का जो भार है पृथ्वी पर, उसका जो है अपॉन 6 हो जाएगा। यानी कि 60/6 यानी कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, कितना आ जाएगा? 10। अब यहाँ पर 200 किलोग्राम दिया है बट आंसर न्यूटन में दे रखे हैं, एन में दे रखे हैं, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 10 एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 एन आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सी आंसर हो जाएगा। यानी कि आपने क्या करना है, अगर पृथ्वी पर भार की बात पूछी जाए किसी वस्तु के भार की, तो वो जो है चंद्रमा के का 6 गुना हो जाएगी। जितना चंद्रमा पर होगा उसका 6 गुना। और अगर पहले से ही पृथ्वी का दे रखा और चंद्रमा का पूछा है तो आपने क्या करना है, जितना पृथ्वी पर दे रखा है उसको जो है क्या कर देना है, 6 से डिवाइड कर देना है। तो एन का मतलब यहाँ पर न्यूटन है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी। क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के पार्श्व दर्पण किस प्रकार के दर्पण होते हैं? तो किसी भी वाहन के जो पिछले दर्पण होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? पार्श्व दर्पण जो होते हैं, किसी उत्तल दर्पण जो उत्तल दर्पण होता है किसी भी वस्तु की सीधी छवि जो है बनाता है। दोस्तों आपको ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि इसका जो सही आंसर बनेगा वो भी उत्तल दर्पण ही है। तो कोई भी वाहनों के जो पार्श्व दर्पण होते हैं वो जो है उत्तल दर्पण के बने होते हैं। क्यों, इसका रीज़न हम आपको बताते हैं। क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है वो किसी भी वस्तु की सीधी छवि बनाता है और समतल दर्पण की तुलना में विस्तृत दृश्य क्षेत्र प्रदान करता है। अगर हम नॉर्मली एक समतल दर्पण बना दें, क्योंकि समतल दर्पण भी सीधा प्रतिबिंब दिखाता है, लेकिन वो क्या होता है दोस्तों, अगर हम उसको लगा दें पार्श्व में तो क्या होगा कि वो छोटे से क्षेत्र को कवर करेगा, लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है वो काफ़ी ब्रॉड एरिया को कवर करता है। तो समतल दर्पण की तुलना में ये क्या करता है, ज़्यादा एरिया को कवर करता है। इस प्रकार के दर्पण के उपयोग को कार के पिछले देखने के दर्पण के रूप में, बगल देखने के दर्पण और यहाँ तक कि मोटरसाइकिलों पर भी देखा जा सकता है। यानी कि हम कार में जो है, गाड़ियों में, किसी भी चीज़ में, तो पार्श्व में देखने के लिए यानी कि बगल के देखने के दर्पण के रूप में इसको यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें यानी कि यूवी किरणें मुख्य रूप से किस कैंसर का कारण बनती हैं? तो सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं दोस्तों, अल्टरनेटिव जो वेव्स हैं, तो वो जो किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें, ये त्वचा के कैंसर को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी कि इनसे क्या होता है, त्वचा का कैंसर होता है। तो ये सूर्य या सनबैट से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं वो त्वचा का रोग बढ़ाती हैं, त्वचा कैंसर का कारण बनती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से जो है आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो दोस्तों सदिश राशियाँ वो होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर कौन सी राशि ऐसी है जिसमें जो है परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है? तो अगर हम त्वरण देखें तो दोस्तों वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग चेंज होगा और वेग क्या है, सदिश राशि है, तो इसलिए त्वरण भी सदिश राशि होगी। दूसरा बल, बल में भी क्या होता है दोस्तों, परिमाण और दिशा का यूज होता है, तो इसलिए बल भी सदिश राशि है। और साथ में वेग, वेग अगर बात करें तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। वेग जो है विस्थापन बटे टाइम होता है और विस्थापन जो होता है आपका सदिश राशि होती है। तो वेग भी सदिश है, त्वरण भी सदिश है, बल भी सदिश राशि है। तो कौन सी सदिश राशि नहीं हुई दोस्तों, विद्युत धारा ये सदिश राशि नहीं है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है।
तो ये सदिश राशि नहीं है। विद्युत धारा ये अदिश राशि है, ठीक है। इसमें केवल परिमाण काउंट होता है, दिशा का काउंट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रापसारक बल प्रदान करने के लिए घुमावदार सड़कों के बाहरी किनारे को भीतरी किनारे के ऊपर उठाने की घटना को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो है थोड़ा कठिनाई पैदा करते हैं। तो जहाँ पर घुमावदार सड़क के बाहरी किनारों को आंतरिक किनारे से ऊपर उठाने की घटना होती है दोस्तों, वो वाहनों के एक सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक क्या कर देती है, केंद्रापसारण बल प्रदान करती हैं, ठीक है। तो बैंड जहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि केंद्रापसारण बल की जरूरत होती है, जिसको हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। और घुमावदार सड़कों का बैंकिंग कहा जाता है। तो जो सड़क की घुमावदार सड़कें होती हैं उनको हम क्या कह देते हैं, ऐसी सड़कों को? तो इस घटना को कहा जाता है सड़कों की बैंकिंग। क्या कहा जाता है? सड़कों की बैंकिंग कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए खिलाड़ियों को पास्कल का नियम ज्ञात होना चाहिए? तो पास्कल का नियम किस खेल के लिए होना चाहिए, जानकारी किस खेल के लिए होनी चाहिए? ऑप्शन है चढ़ाई या पैराग्लाइडिंग या राफ्टिंग या स्कूबा डाइविंग। तो दोस्तों जो पास्कल का नियम है वो दाब का नियम है। तो पास्कल के सिद्धांत में जो बात कही गई है वो क्या है कि संपीड़ित असंपीड़ित तरल पदार्थ के दबाव में परिवर्तन तरल पदार्थ के हर हिस्से और उसके कंटेनर की सतह तक कम नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्रत्येक 10 मीटर गहराई के लिए गोताखोर पर दबाव 1 एटीएम बढ़ जाए तो इसलिए पानी के नीचे 10 मीटर की गहराई पर दबाव समुद्र तल के वायुमंडलीय दबाव के दोगुना होता है, ठीक है। तो इसलिए जो स्कूबा डाइविंग करते हैं दोस्तों, स्कूबा डाइविंग के जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो लड़के होते हैं, उन्हें जो है पास्कल के नियम की स्टडी करना जरूरी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। स्कूबा डाइविंग में पास्कल का नियम यूज होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सामान्य मनुष्य के लिए न्यूनतम दूरी की स्पष्ट दृष्टि का मान कितना होता है? तो अगर एक सामान्य मनुष्य की बात करें और उसको जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के तौर पे कितना सेंटीमीटर होता है? बहुत आसान सा प्रश्न है, 10th स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन है दोस्तों, वह है 25 सेंटीमीटर। कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों सरल और कठिन प्रश्नों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपका जो प्रवक्ता का एग्जाम है वो आपका सरल से मॉडरेट की ओर होगा। प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, दो प्रश्न पत्र होने हैं। और सिलेबस वही रखा गया है जो पहले से मुख्य परीक्षा के तौर पर जाना जाता था। तो दो प्रश्न पत्र में दोस्तों सिलेबस के हिसाब से 300 नंबर का पेपर है, तो सरल क्वेश्चनों ने भी एग्जाम में आना है, इसलिए उनको भी स्किप नहीं कर सकते। लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों जो डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों, वो हमारा टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये किसने इसका रिसर्च किया था, किसने इसका आविष्कार किया था, खोज की थी? तो ऑप्शन है एंडर्स सेल्सियस या डेनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट या विलियम थॉमसन या जो है रॉबर्ट राइट ब्रदर्स। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किया गया था तो वो किया गया था सेल्सियस के द्वारा, जिसको हम डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं। तो ये एंडर्स सेल्सियस के द्वारा सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किया गया था। और ये जो घटना की गई थी दोस्तों, जो रिसर्च हुआ था ये हुआ था 1742 में जो है ये इन्वेंशन किया गया था एंडर्स सेल्सियस के द्वारा। 1742 में ये स्वीडिश खगोल शास्त्री थे दोस्तों। और इन्होंने जो है सेंटीग्रेड तापमान पैमाने का आविष्कार किया था, जिसका नाम इनके आविष्कार के नाम पर ही रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है? जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन है न्यूटन का नियम, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का नियम या जूल का नियम। तो हाइड्रोलिक जो लिफ्ट होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है?
तो ये कार्य करती है दोस्तों पास्कल के नियम से, ठीक है? पास्कल का दाब का नियम। इस प्रकार की चीज़ें जो भी होती हैं दोस्तों, पास्कल का नियम क्या कहता है कि एक बंद तरल पदार्थ पर लगाए जाने वाले जो दबाव है, वो अन्य सभी बिंदुओं पर समान प्रसारित होता है। तो जो हाइड्रोलिक पंप होता है दोस्तों, वो भी क्या कर देता है, बहते पानी की गति ऊर्जा का उपयोग कर पानी के एक छोटे से अंश को उच्च स्तर पर जलाशय में करने के लिए कार्य करता है। तो इसलिए जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है दोस्तों, वो भी पास्कल के नियम को फॉलो करती है। पास्कल का नियम आपका स्कूबा ड्राइविंग में, ठीक है, स्कूबा में इसका यूज हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोलिक लिफ्ट में, यानी कि जल से संबंधित जहाँ पर पंप की बात आती है, वहाँ पर पास्कल का नियम है, क्योंकि पास्कल ने दाब का नियम दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रिक रूम हीटर या इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर में कॉइल वायर को क्या कहा जाता है? तो जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर होते हैं दोस्तों, और या इलेक्ट्रिक जो कुकिंग के हीटर होते हैं, उनमें जो कॉइल वायर होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है सर्किट तत्व, फिलामेंट या सेल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है, उसके अंदर जो कॉइल वायर होती है उसको कहा जाता है तत्व, ठीक है। क्या कहा जाता है? इसको जो है तत्व कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों जो कॉइल वायर इलेक्ट्रिक रूम हीटर या इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर में जो हीटिंग क्या है, हीटिंग तत्व लगा रहता है, जो प्रतिरोधक या जूल हीटिंग की प्रक्रिया के माध्यम से बिजली को गर्मी में परिवर्तित करता है, और तत्व से गुजरने वाली विद्युत धारा प्रतिरोध का सामना करती है, जिसके परिणाम स्वरूप तत्व गर्म हो जाता है। तो लगातार उसको रेसिस्टेंस का से जो है लड़ना होता है, प्रतिरोध से लड़ना होता है, जिस कारण से वो तत्व क्या हो जाता है, धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, किसी मशीन को चलाने पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का अपव्यय होता है, यह ऊष्मा किसके कारण उत्पन्न होती है? तो दोस्तों अगर हम किसी मशीन को चलाने पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का अपव्यय की बात करते हैं, तो ये ऊष्मा किससे उत्पन्न होती है? ये होती है दोस्तों घर्षण के कारण, ठीक है। मशीन के संचालन में जो ऊष्मा का अपव्यय होता है, ऊष्मा दो भागों के बीच घर्षण के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो घर्षण अगर नहीं होगा दोस्तों, ऊष्मा नहीं होएगी, यानी कि जो ऊष्मा है, गर्मी है, वो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण होता है। फ्रिक्शनल फोर्स दोस्तों इस प्रकार से, दो वस्तुएं जब अपोजिट करती हैं एक दूसरे की, तो ऐसी स्थिति में जो फोर्स लगता है दोनों के बीच में, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि घर्षण बल उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होती हैं, तो ये कौन सा नियम है? तो दोस्तों यहाँ पर आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण, देखिए यहाँ पर समझ सकते हैं, ये हो गया आपतन बिंदु, और ये हो गई दोस्तों आपतित किरण, और ये हो गई परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये मिडिल में होता है दोस्तों अभिलंब, ठीक है। ये अभिलंब होता है, नॉर्मल इसको बोलते हैं। तो ये अभिलंब हो गया, और ये परावर्तित किरण हो गई, और ये हो गई दोस्तों आपतित किरण। तो ये तीनों जब एक ही तल में होते हैं, तो इसको हम कौन सा नियम कहते हैं? ये है आपका परावर्तन का सामान्य नियम, यानी कि हम इसको परावर्तन के लिए सामान्य नियम कह सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। परावर्तन के दो नियम है दोस्तों, पहला नियम है सामान्य नियम, दूसरा नियम है स्नेल का नियम, ठीक है। सॉरी, स्नेल का नियम नहीं है, दूसरी नियम जो होता है, वो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ये आपका दूसरा नियम हो जाएगा। लेकिन जो स्नेल का नियम है दोस्तों, वो अपवर्तन का द्वितीय नियम है, तो वहाँ पर आपको अपवर्तन के लिए उसको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिस्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो सिस्मोमीटर क्या होता है दोस्तों, कि ये क्या करता है, जमीन की गति को मापता है। जैसे भूकंप भूकंप है ना,
ज्वालामुखी विस्फोट है या विस्फोटकों का उपयोग है, इनके बारे में जानकारी देता है सेस्मोग्राफ। इसको सिस्मोमीटर, सिस्मोग्राफ इसको कहते हैं। और इसका आविष्कार इटली के वैज्ञानिक लुइगी पामिएरी, किसने किया था दोस्तों? लुइगी पामिएरी ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। लुइगी पामिएरी के द्वारा सिस्मोमीटर का आविष्कार किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तो न्यूटन ने अपने 3 नियम के अंदर काफ़ी कुछ फिजिक्स को दे दिया दोस्तों। और इन्होंने जो है इन्होंने कहा कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और ये होती है न्यूटन का तीसरा नियम, जिसको हम लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन कहते हैं। एवरी एक्शन मेक अ रिएक्शन। तो यहाँ पर दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया जरूर होती है। तो ये इनका न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन इसको कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के हम लास्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि हमारी क्लासें लगातार आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो आज हमने 25 क्वेश्चन यहाँ पर अटेंड किए हैं, और आगामी क्वेश्चन पेपर में भी हम आगामी क्लास में भी हम इसी प्रकार के 25 क्वेश्चन अटेंड करते रहेंगे, और प्रिपरेशन को मजबूत बनाएंगे दोस्तों। बेसिक कॉन्सेप्ट टू मॉडरेट और हार्ड की ओर हमको बढ़ना है, क्योंकि हमें एक रेगुलर तैयारी करनी है। तो इस आधार पर हम पहले बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और धीरे 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 आपको हायर जो है लेवल पर ले जाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है, क्योंकि हम जो है प्रवक्ता की तैयारी के लिए ही क्लासेस लगा रहे हैं। तो दोस्तों जो भी अभ्यर्थी फिजिक्स वाले हैं वो ज़रूर हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर लें, और हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको अदर प्रकार की अपडेट्स भी हमारे चैनल के माध्यम से देखने को आपको मिलती रहेंगी, और साथ ही आपको नोट्स भी यहाँ से मिलते रहेंगे। तो इसलिए जो है आप हमारी नॉर्मल से फिजिक्स की नॉर्मल मेंबरशिप आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि निम्न में से कौन सा विस्थापन के बारे में असत्य है? तो विस्थापन दोस्तों डिस्प्लेसमेंट के बारे में कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर रॉन्ग दिया गया है? ऑप्शन है यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दोस्तों ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, विस्थापन जो है ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, शून्य भी हो सकता है। अगर कोई वस्तु 10 किलोमीटर चल के वापस अपनी जगह पर फिर से वापस आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में विस्थापन 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ये तो सही है। दूसरा क्या है, विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होता। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि दूरी में ऑब्जेक्ट घूम फिर के कहीं भी जाए, लेकिन हम विस्थापन में क्या देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं चित्र के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि विस्थापन में हम क्या देखते हैं कि प्रारंभिक पॉइंट कहाँ था और अंतिम पॉइंट कहाँ था। जबकि दूरी अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो केवल इतना ही विस्थापन हुआ है। जबकि दूरी की बात करें तो दोस्तों दूरी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके ये पूरी दूरी है। ठीक है, तो विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होता है। थर्ड है इसका एसआई मात्रक मीटर है। तो दूरी और विस्थापन दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों? ये दोनों जो है एक हिसाब से दोनों ही दूरियां हैं, बट वो ज़्यादा है वो कम है। लेकिन दूरी को मापने का ये मात्रा क्या है, मीटर है। तो ये बिल्कुल सही है कि इसका एसआई मात्रा मीटर है। और फोर्थ है हमारा जो है यह सदैव धनात्मक होता है। बिल्कुल रॉन्ग आंसर है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि दोस्तों विस्थापन क्या होता है, एक सदिश राशि है, और इसका लंबाई बिंदु P की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में सबसे छोटी दूरी होती है। यह प्रारंभिक स्थिति से बिंदु की अंतिम दूरी तक एक सीधी रेखा के साथ एक काल्पनिक गति की दूरी और दिशा दोनों की मात्रा निर्धारित करती है। तो इसलिए ये सदैव धनात्मक हो ऐसा जरूरी नहीं है। विस्थापन जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि आपको एक अच्छा कंटेंट देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। क्योंकि फिजिक्स से प्रिपरेशन के लिए आपको बेसिक टू मॉडरेट टू हार्ड सभी प्रकार के क्वेश्चंस कवर करने हैं। तो हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं दोस्तों, और हमारी कम से कम 10-15 क्लासेज जो हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पर रहेंगी, और उसके बाद हमारी
16 दिसंबर से हमारी क्लासेस दोस्तों आपको ऑन बोर्ड देखने को मिलेंगी, जिसमें हम हार्ड क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझिए, उसके बाद धीरे धीरे करके फिर हम जो है एक बेहतरीन प्रिपरेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। इसके लिए आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को, जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास लेते हैं, अगर उन तक ये नोटिफिकेशन पहुँचे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको अपने अन्य दोस्तों को शेयर कर दें जो फिजिक्स सब्जेक्ट से अप्लाई करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।